अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सिंध के कुछ अजला में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतखाबी दंगल सजा। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। तहरीक इंसाफ को खुर्रम शेर जमान की नशिस्त पर अपसेट का सामना है और MQM ने अलबत्ता इन बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करने का फैसला किया था। नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताख़ीर भी देखी गई है, जिस पर सियासी जमातों की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि नताइज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हुए हैं कल, तो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आई है। तो ये कैसे हुआ? क्या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी शानदार थी कि लोगों ने उन पर भरोसे का इजहार कर दिया? देखिए, ये बिल्कुल मुझे 1977 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। 1970 में जब कराची में इंतखाबात हुए थे, पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए थे, तो कराची वाहिद शहर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत के ज़माने में भी वो भुट्टो का खैर नहीं था। यहाँ पर 2 सीटें जो थीं जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जीती थी, मौलाना शाह अहमद दुरानी और अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, और 2 सीटें जमात इस्लामी ने जीती थी, प्रोफेसर गफूर अहमद और मोहम्मद आज़म फारूकी। अच्छा। भुट्टो साहब को एक अब्दुस्तार गबोल की मेरे ख्याल एक सीट मिली थी। लियारी का इलाका था वो सब, कराची छोटा सा शहर था। अच्छा। लेकिन 77 के अंदर भुट्टो साहब ने यहाँ से जीतने की कोशिश की और पूरे मुल्क से जीतने की कोशिश की, और उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि बिला मुकाबला अपने लोगों को जितवाने की कोशिश की थी। अच्छा। इसमें भुट्टो साहब को लाड़काना से जितवाया गया था। इस तरह सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मुख्तलिफ जगहों 4 चीफ मिनिस्टर जीत गए थे, और फिर 77 के इलेक्शन से एक ऐसी खौफनाक सूरत पैदा हुई थी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो 6 जुलाई 1977 के मार्शल आर्ट के वक्त ख़त्म हुई थी। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी के बारे में मतलब एक आम साज आदमी, तजिया निकार जो कराची में रहता है या कराची से बाहर से आया है, वो कम से कम ये तस्वर नहीं कर सकता था कि यहाँ पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बाकी हर एक तजिया हो सकता था। जमात इस्लामी के बारे में समझा जाता था कि उनके एक वोट बैंक है, हाफिज नईम रहमान की क़यादत है, तगोदौड़ बड़ी की हुई है, मेहनत की हुई है, वो जीत सकते हैं। ठीक, MQM बिखरी हुई थी, खैर वो बाइकाट उन्होंने कर दिया, वो पीछे हट गए, लेकिन उसके बावजूद भी MQM के बारे में कहा जाता है कहीं ना कहीं इसके पॉकेट्स चीज़ें मौजूद तो है। फिर उसके बाद PTI की अपनी बात है, पॉकेट्स मौजूद हैं, और खैर पॉकेट्स उससे नज़र भी आए हैं, लेकिन जमात इस्लामी के पॉकेट्स हैं वो भी नज़र आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जीतना एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीज़ है। ये अमूमन होता क्या है, होता ये है कि जो प्लानर्स होते हैं ना हमारे, ये इसी तरह डबोते हैं। इन्होंने जब वो वाइट पेपर छाया हुआ तो भुट्टो को यही मशवरा दिया था, उसमें आता है कि उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ये बहुत बुरा लगता है कि आप वहाँ जाके इलेक्शन लड़ते फिरें, आप कायदे अवाम हैं, फ़खर एशिया हैं, वज़ीर आज़म हैं, आप तो बिला मुकाबला क्यों नहीं जीते, हम आपका बंदा उठवा के बंद कर देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा हम क्यों ना जीतें। फिर उसके साथ आहिस्ता 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 उन्होंने बाकी पूरे जगहों पर समझा कि अगर हम एक दफ़ा जीत गए तो कुछ नहीं होगा। ये हालत अब कराची के अंदर कि अब इन चीज़ों को कुछ अरसे के बाद लोग कोई यकीन नहीं करेंगे। ठीक, अब ये बिल्कुल ऐसे ना खज़ां के अंदर अचानक बाहर आ जाए। बिल्कुल सही है हिलाली साहब। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक मिनट जी खत्म कर लूँ, आप कर दीजिए कि आज तकरीबन 24 घंटे गुजर गए, बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं। कराची के जो 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका फासला आधे घंटे पौने घंटे के रन के ऊपर नहीं है, और जो रिटर्निंग अफसर है वो तो बीच में बैठे होते हैं। उसका अभी तक आप अंदाजा करें आधे पोलिंग स्टेशन हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आया जी। तो ये मजीद उसको डूबियस कर रहा है। मुझे लगता यही है कि कोई ऐसी सूरत हाल बिल्ट की जा रही है जानबूझ के। अच्छा। कि कराची के लोग शायद इसके नतायज को नहीं मानेंगे, ऊपर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, एक रिफ्ट होगा। पहले ही 2-3 साल से वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक किस्म की बाहर से लाके एक दही सूरत हाल को नाफिज किया जा रहा है। मुझे लगता यह है कि प्लानिंग ऐसी है कि शायद कराची को बदअमन किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, जमहूरी रवैया अपनाया जाए। हिलाली साहब, आपको भी लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल है पीपल्स पार्टी की जीत? शॉकिंग, अनबिलीवेबल। और मैं कराची में रहता हूँ, कोई आदमी नहीं, रेडी वाला से लेके सेक्रेटरी मानता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ,
औरिया साहब ने कहा 1977 का, बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में। अगर ये एक रिहर्सल है जनरल इलेक्शंस के लिए, तो मैं समझता हूँ, माफ करिए, ये इस किस्म की लड़ाइयाँ होंगी कि ये ऐसा नहीं होगा जो लोकल इलेक्शंस में हो रहा है। ये तो इट बी मैसिव, ये एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये एक क्या कहते हैं ड्रेस रिहर्सल है उस इलेक्शन के लिए। देखिए, मुझे पता चला है कि ये कैसे हुआ है। एक पार्टी जो मुझे पता है इसलिए कि मैं उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहा था, जब वो आई और इधर से गुजरी कौसार से, उनके खिलाफ वो जो अटैक हुआ था, तो लोग आने लगे। उनको एक दिन मुकर्रर किया गया कि जो लोग उनके साथ खुशी मनाना था वो आए और उनको मिले। तो आप यकीन करें कि ट्रक्स सिंध से आ रहे थे कराची में, हालांकि इतना बड़ा सानिया हुआ था, फिर भी इतने लोग नहीं आए। दे हैड टू ब्रिंग इन ट्रक्स फ्रॉम कराची, फ्रॉम इन सिंध। तो वो पार्टी, अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया है, अभी भी लोग कहते हैं इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की है कराची में, और वो 51 सीट्स, अभी हाफ द इलेक्शन सिर्फ डिक्लेयर हुआ है और वो 50 सीट्स जीत गए। सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैंने किसी को पूछा था, उसने मुझे ये बताया, उसने कहा सर बात असल ये है कि बैलेट पेपर्स जिनको जनरल इलेक्शन कमीशन को पहुंचाना था पोलिंग स्टेशंस में, वो पहुंचाए गए पार्टी ऑफिसेस को। अच्छा, हर पार्टी ऑफिस को वो बैलेट पेपर्स पहुंचाए गए। वो बड़ा सिंपल हो गया उनके लिए। वो फिर खोला, उन्होंने मारा अपना वो जो तीर पे या बल्ला पे जो भी है। और बाय द वे, ये तीनों ने इसमें इनको कंडेम किया है, मगर तीनों का भी हाथ है इसमें। अच्छा। बल्ले को या जो भी होता है उसको, और फिर बैलेट में पेपर में डाल दिया, बैलेट बॉक्स में डाल दिया। और जब रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जिसका काम होता है कि जब एक वोटर आता है उसका नाम पूछ के, लिस्ट देख के उसका थंब इम्प्रेशन डालता है उस नाम के साथ, उसने जो भी नाम जो आए थे उन्होंने वो किया। तो 200 बैलेट्स तो कास्ट हो गए थे बैलेट बॉक्स में। अच्छा। और 20 लोग आए थे सिर्फ। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने फिर ये जो टाइम लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? ये टाइम इसलिए लग रहा है कि भाई ज्यादा अगर वोट्स कास्ट हो गए उनको खत्म करो। मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टी की पोलिंग स्टेशन में 500, अगर 550 वोट्स आ गए या 600 आ गए, 100 को वो खत्म करो। और अगर कम है तो फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो मिला हुआ है वो थंब इम्प्रेशन डाल देता है, वो वोट जो नहीं आया वोट करने के लिए उसका भी वोट गिन लो। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि एक मैसिव अंडरटेकिंग है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये ऑलमोस्ट अ फुल डे लग रहा है। तो ये नहीं चल सकता जी, ये नहीं चल सकता। और जब ये पार्टीज कोर्ट्स को जाएंगे, खुदा के लिए ये कोर्ट्स को अब देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एक JIT बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उरी साहब, इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो है उन्होंने इल्जामात मुस्तरद किए धांधली के। वो ये कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन तो एक पेचीदा अमल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर वोटिंग देर से ख़त्म हुई थी, फिर गिनती का अमल जो है इसी वजह से देर से शुरू हुआ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो धांधली नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि देर से शुरू हुआ था तो 5 बजे के बाद तो उन्होंने एक्सटेंड ही नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं 6 बजे, कई जगहों पर 6 बजे, चलो 7 बजे खत्म हो गया। ठीक है। एक पर अब देखें, मैं आपको जरा गिनता हूं वोट कितने हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। अब देखें, गुलबर्ग टाउन में, ठीक है, जो पोलिंग स्टेशन में जो औसत वोट फी यूसी है वो 49,947 है। अच्छा, एक मतलब ये बड़ी वाली यूसी है। मलीर में तो वो है, वो 3,000 कुछ है। ठीक है, ये बड़ी यूसेज के बाद 49,000-50,000 वोट है। चलो, अच्छा, 50,000 में से 10% कहते हैं वोट पड़े, चलो 20% पड़े। कितने पड़े? 10,000। ये 10,000 वोटों की गिनती जो है वो 24 घंटे लेती है। ये कौन सी मशीन है जिसमें 10,000 वोटों की गिनती 24 घंटे 25 घंटे ले रही है?
और कैसे ले रही है? आप मुझे ये बताइए कि रात 9 बजे तक पूरे पाकिस्तान, 10 बजे तक पूरे पाकिस्तान में, जिसमें नोशकी शामिल हो, जिसमें नौकुंडी शामिल हो, जिसमें बुनेर शामिल हो, जिसमें वजीरिस्तान का इलाका शामिल हो, जिसमें डेरा गाजी खान के राजनपुर का, रात को 12-1 बजे तक पूरा रिजल्ट कंपाइल हो जाता होता है कौमी असेंबली का। ये कैसा इलेक्शन है कि जिसमें पूरे का पूरा कराची से रिजल्ट कंपाइल नहीं हो पा रहे? अच्छा, और साहब वो ये भी कह रहे हैं कि ना तजुर्बेकार अमला था, कुछ जगहों पे ये बात भी सामने आ रही है। पहली बात है कि ट्रेनिंग किसने करनी है? एक बात तो ये है, एक तो बात यह है कि ट्रेनिंग मैंने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है ना, बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह है कि ना तजर्बाकार अमला अगर था तो आपने ना तजर्बाकार क्यों लिया? क्या कराची में स्कूल टीचर खत्म हो गए? बिल्कुल सही। क्या कराची के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग खत्म हो गए? क्या कराची में कभी जिंदगी में इलेक्शन ही नहीं हुए? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जी हिलाली साहब, और मैं ऐड करूं, माफ करिए, मैं ऐड करूं, नॉन तजुर्बाकार नहीं, वो तो एक सिविलियन आदमी था जो ऑफिशियल भी नहीं था इलेक्शन कमीशन में। वो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटी भी नहीं था, वो एक सिविलियन आदमी खड़ा होकर रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है इन वन कंस्टिट्यूएंसी। राइट, देखा ना, ये देखिए मतलब ये है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा बेसिकली रोल होता है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का। अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर में 10 तरह से इतराजात चले आ रहे हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, क्या नहीं करता। देखिए, आपके पास स्टाफ तो यही मिलता है। जुल्म की बात ये होती है पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्टाफ नहीं है फॉर इलेक्शन। अच्छा, हम 10,000 दफा कह चुके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक परमानेंट स्टाफ होना चाहिए जो सिर्फ इलेक्शन कराए, अगर इस मुल्क में वाकई जमहूरियत रहनी है। ये स्टाफ कौन देता है? ये स्टाफ देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट। अच्छा, इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर। अब डिप्टी कमिश्नर क्या करता है? एक पोलिंग स्कीम बनाता है, वो मेहनत करके पूरी लंबी चौड़ी पोलिंग स्कीम बनाता है, इस बंदा यहां लगेगा, ये वहां यहां लगेगा, ये बंदा जहां लगेगा। फिर इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है वो थैले बनाता है। वो थैले क्या करता है? वो थैले जाके उसके पास प्रोडक्ट देता है डिप्टी कमिश्नर के पास, और वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, गाड़ियां अरेंज करता है, यहां से वहां पहुंचाना है, यहां से वहां पहुंचाना है। वो जाके अमला आता है, थैला आता है, सब कुछ आता है, या अमले को शाम को दे दिए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, वो डिप्टी कमिश्नर जो मर्सी के ऊपर है किसकी? मुराद अली शाह की, सिंध गवर्नमेंट, ठीक, सिंध के चीफ मिनिस्टर की। वो असिस्टेंट कमिश्नर जो मुराद अली शाह की उसके ऊपर है कि जिसको उठा के कान से पकड़ेगा, उससे कहा जाओ तुम दादू के कहां और जाके तुम्हें लगा दूंगा, ना तुम ओएसटी लगा दूंगा, तुम्हें सेक्शन अफसर लगा दूंगा, तुम्हें ऐसी जगह लगा दूंगा कि जहां तुम्हें ना गाड़ी मिले, ना घर मिले, ना कुछ मिले, और कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पे इंक्वायरियां 2 शुरू करवा दूंगा। तो क्या करेगा? बड़े हरबे हैं। तो असल मसला ये है कि इस वक्त, और वो भी नहीं जी, और माफ करिए, और वो भी नहीं, वो बिल्कुल सही कहा। ये तो आपने डीसी को कहा, मगर वो पुलिस वाला, हाँ, जिसको रोकना है लोगों को धांधली से, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही होता है एक लिहाज से, और या टीचर, और या वो दूसरा जो होता है टीचर जो होते हैं, क्या आप समझते हैं वो लोग जो रिक्रूट हुए इनसे ऑन अ पॉलिटिकल पेट्रनेज या वडेरा या रिश्वत देके, आप समझते हैं इनको ये जब उनको हुक्म आएगा वो नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखें, उन्होंने ना, देखिए, एक शहर के अंदर ये काम जो है ना, ये पूरे मुल्क में करना जरा मुश्किल होता है। उन्होंने अपने तौर पे खौफ क्रिएट करने की कोशिश किया है। एक शहर के अंदर आप बाकी सारे इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन भी, बाकी चीजें भी इकट्ठी करके, फिर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं है, बाकी सारी चीजें ये आप कर सकते हैं। आपने एक किस्म का समझाया कि हम नमूना दुनिया को दिखाएंगे और बताएंगे जी पीटीआई की खत्म हो गई, जमात इस्लामी कुछ नहीं कर सकती, हम ही हैं हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे कराची के अंदर अगर इस वक्त एक ईमानदाराना सर्वे कराया जाए तो भले पाकिस्तान के कराची के लोग जो है ना वो बिल क्लिंटन को वोट दे देंगे, लेकिन पीपल पार्टी की खैर खाई नजर नहीं आएगी। आप बिल्कुल ठीक है, मैं सही कहता हूँ। यस, ये एक जनरल स्टैंस है ना किसी शहर की। अच्छा हिलाली साहब, प्री पोल रिगिंग की बात भी मुत्तहदा भी करती रही, और अभी जो अमीर जमात इस्लामी कराची है हाफिज नईमुर रहमान, वो भी कह रहे हैं कि जी वोटर लिस्टों में गड़बड़ मौजूद थी। तो प्री पोल रिगिंग भी आप समझते हैं कि एक अहम उनसर है इन बल्दियाती इलेक्शन में?
मैं तो किसी और प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि प्री पोल रिगिंग पे सब एग्री करते हैं कि ये हुआ है। सब पार्टीज कहते हैं कि डीलिमिटेशंस गलत हुई थी और वोटर लिस्ट गलत है। मैंने फिर ये सवाल पूछा कि अगर सब पार्टीज ने ये किया तो ये इलेक्शंस, ये व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट, उन्होंने क्यों हिस्सा क्यों लिया इसमें? और जब आप सोचिए एक मिनट के लिए, जब आपका बेस ऑफ काउंटिंग सेंसस गलत है और सब लोग कहते हैं गलत है, तो कैसे, जब बेस गलत है, डिलिमिटेशन कैसे इंश्योर करेंगे? एग्जैक्टली। Yes. So it made no sense. देखो ना, और लाहौर में ये लाहौर में रहते हैं हम, हमें पता है लाहौर की आबादी कितनी है और हमें पता है कि कराची लाहौर से कई गुना बड़ा है। अब कराची की आबादी है अकॉर्डिंग सेंसस 1,50,50,78,049 और वोटर है उसके कुल 84,76,220। अब एक जनरली एक आदमी जिसको घुमा दिया जाए कराची और फिर लाहौर दिखाया जाए तो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एमक्यूएम वाले जब ये सेंसस हो रहे थे ये वहां बैठे हुए थे, ठीक, गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे, या जो बच्चों ने बाइकाट किया, जिनसे डिलिमिटेशन हो रही थी ये गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे, इनके सामने डिलिमिटेशन हुई है, इन्होंने कोई उस किस्म, कोई जिसे कहते हैं उजरदारियां दाखिल करना, बाकी चीजें करना, फाइट करना, किसी ने कुछ नहीं किया। अब नईम रहमान साहब ने भी डिलिमिटेशन जो है उसको एज इट इज कबूल कर लिया और चलते रहे, ठीक, और उन्होंने समझा कि जैसे भी है तो कुछ भी इलेक्शन लिया जाए। बिल्कुल। पीपल पार्टी जो थी उसको तो ये पता है कि कराची मिल गया तो क्या बात है, नहीं मिला तो कौन सा पहले हमारा था, ठीक, और हमेशा से कराची के बारे, और कल भी हमने यही कहा है कि कराची को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली फतह करने की कोशिश की। ऐसे उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि यहाँ पुलिस लगा देंगे सिंध से लाके, उन्होंने कहा यहाँ पर और लोगों का बात कर देंगे, उन्होंने कहा यहाँ का सीवरेज अपने पास ले लेंगे, वाटर सप्लाई अपने पास ले लेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने पास ले लेंगे, के इलेक्ट्रिक अपने पास ले लेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी के पास कुछ नहीं रहेगा तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन इस सारी चीजों से उन्होंने नफरत समेटी। अब वो नफरत वोट में बदल जाए ये मुझे समझ नहीं आती, ये कुछ साइंस समझ नहीं आ रही है। चले इस पे डिस्कशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और हमारे दोनों ही एनालिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब हल्का बंदियाँ ठीक ना हो, डीलिमिटेशन का मसला हो, तो फिर इलेक्शन के जो नताइज उनमें शफाफियत को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो और ये सब फिर एमक्यूएम का फैसला ठीक था बल्दियाती इलेक्शन को बॉयकॉट करने का? नहीं, एमक्यूएम का फैसला मसला है कि मैं ठीक बिल्कुल नहीं समझता उसको। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उनको या तो सारे पार्टियों को साथ मिलाते और फिर बाइकाट करते, फिर आगे लेके जाते। लेकिन वो बाइकाट अवॉइड कर रहे थे शिकस्त की वजह से। अच्छा। असल मसला यह है कि एमक्यूएम का मसला है कि एमक्यूएम कभी भी नहीं चाहती, इवन पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी। पीपल्स पार्टी तो फिर उसके बाद जब इक़्तिदार में थी और उसके वजह से चाहती, वरना पीपल्स पार्टी अपने दौर में इलेक्शन कराती। इतने साथ जितने भी अब लगते कि मैं आपको बात बताऊं, 3 कामयाब मेयर हुए हैं इसमें अपना उसमें कराची में, 3 कामयाब। पहला था अब्दुल अफगानी, ये मेयर बने थे 1977 में। उस वक्त कौन था? उस वक्त था ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक का खास एक ताल्लुक भी था, जमात इस्लामी को बहुत पैट्रनेज करते थे। अफ्तर सारद अफगानी साहब जो थे बड़े कामयाब हुए। फिर उसके बाद 86 में फारूक सत्तार मेयर आ गया था, क्योंकि कराची बिल्कुल बदल गया था बुशरा आज़ादी केस के बारे में, और एमक्यूएम में एक जैसे कहते हैं खौफनाक तरीके से आगे बढ़ी थी, और उसने एक पूरे के पूरे कराची को टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल। दूसरी दफा 2 कामयाब मेयर हैं, नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल। नेमतुल्लाह खान जो कब बने थे? 2001 में, और 2005 तक रहे थे। मुशर्रफ था, सारा कराची मुशर्रफ को मामू कहता था। वो कहते हमारे मामू हैं। अच्छा। क्योंकि वो भी उर्दू स्पीकिंग थे और ये भी उर्दू स्पीकिंग लोग थे, और वो उन्होंने इतने फंड दिए थे कि नेमतुल्लाह साहब ने खास तौर पे पूरे कराची के ऊपर बेहतर तरीके से ईमानदारी से उनको खर्च किया। अब एमक्यूएम के लिए मसला बन गया था कि मुकाबले पे डेवलपमेंट को करते, तो उसके लिए मुस्तफा कमाल आया, तो मुस्तफा कमाल ने भी उसी तरीके से बेहतर तरीके, लेकिन उस वक्त भी ज्यादातर मुशर्रफ वहां पर मौजूद था। थोड़ा सा अरसा जो था
वो जरदारी का भी था, लेकिन बहरहाल ज्यादातर मुशर्रफ का पीरियड था। उसके अलावा किसी सियासी पार्टी ने जहां बल्दियाती इलेक्शन कराए कभी नहीं कराए। तो आज इस वक्त इसमें कराची को बेसिकली टेक ओवर करने की, फतह करने की एक बेसिस बनाई गई है कि अगर कराची के अंदर एक एंटी पीटीआई वोट जो है बिल्ड कर लिया जाए और कराची की जो 18 सीटें हैं कौमी असेंबली की उसको ले लिया जाए और 3 सीटें हैदराबाद की भी हों, तो हम कंटेन कर सकेंगे उस बहुत बड़ी अपना उसको फतह को, जो कि हम जनरल इलेक्शन में उस समझते हैं इमरान खान की होने वाली है। ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग हो रही है। मैंने आज से 2-3 दफा पहले भी कहा, लाली साहब बात करते रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है ये कराची और बलूचिस्तान पे कंसंट्रेट कर रही है। और कराची में कंसंट्रेट करने के लिए उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को चुन लिया है। मेरा ख्याल यही है कि बिलावल का रास्ता शायद हमवार किया जा रहा है और ये बहुत गलत होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, आपको क्या लगता है एमक्यूएम ने जो बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला किया था, क्या वो दुरुस्त था? और जो वोटर टर्नआउट कम रहा है, तो एमक्यूएम ये कह रही है कि जी हमने बॉयकॉट किया था इसलिए लोग नहीं निकले, तो ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है। आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं एंडोर्स करता हूँ जो औरिया साहब ने कहा, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एमक्यूएम के ख़िलाफ़ भी बड़े लोग हो गए थे, इसलिए भट्टा और लाशें और ये वो उनके काफ़ी नफ़रत हो गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि एमक्यूएम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है इस इलेक्शन में, तो कुछ ऐसे लोग थे, क्या परसेंटेज आई डोंट नो, जो नहीं कहने लगे चलो शुक्र है वो तो नहीं आ रहे हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई जीत जाएगा या जो भी आएगा इतना बुरा नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने आके वोट नहीं किया। मगर देखिए, असली बात इस इलेक्शन का जो मुझे लग रहा है, ये इन्होंने औरिया साहब ने कहा कि ये कंसंट्रेट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ये और वो, मेरे ख्याल में शायद कर रहे होंगे मगर उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस किस्म के इलेक्शंस हों कि पब्लिक रिवल्शन इतना होगा अगेंस्ट द सिस्टम और इलेक्शंस, इसलिए आज तक तो एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है और द लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ है इससे शायद बड़ी धांधली सिर्फ 1997 में हुई होगी। अच्छा। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपको कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन किसकी बेनिफिट, माने एस्टैब्लिशमेंट, लोग कहेंगे भाई यही एक लोग हैं जो इनसे हमें बचा सकते हैं, और इन लोगों को बचाने के लिए देन यू हैव अनदर पीरियड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी तो फिर गई। शायद हमें सोचना चाहिए, काम नहीं कर रहा है ना, 20 साल से हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी करप्शन इंडेक्स, हर इंडेक्स में हमारी जो कमी हो रही है वो हमारे रूलर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है, हालांकि वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट देयर, नहीं, इट्स द वर्स्ट सिस्टम एक्सेप्ट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट देयर इज नो बेटर। तो कहने की बात ये है कि दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, और सही कह रहे हैं, ये एक ही ऑल्टरनेटिव है। बड़ा इम्पोर्टेंट मगर हम लोग जिस तरीके से इसको फ्लाउट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। वो कहेंगे बैठे रहो भाई, इसलिए बड़ी अच्छी उनकी फैसला था कि हम पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा। हम बाहर रहेंगे, रेंजर्स बाहर होगा और बाहर का हम हिफाजत जरूर गारंटी करते हैं। इनसाइड जो भी होकस पोकस हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो वही हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये सब सिंध में लोकल बॉडीज़ को हमेशा से बेख्तियार देखा गया है। जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, वो भी ये कहते रहते थे कि जी मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। तो आपको लगता है कि इन बल्दियाती इलेक्शन के बाद लोकल बॉडीज़ तक कुछ इख्तियारात मुंतकिल होना शुरू होंगे? देखिए, सिंध में क्या पाकिस्तान पूरे में इख्तियार सिर्फ उस वक्त मिला है जब ऊपर डिक्टेटर था। अच्छा। क्योंकि डिक्टेटर्स जो हैं हमारे, ये बेसिकली ब्रिटिश लेगेसी है हमारे यहाँ। बरतानिया ने हमें सिखाया था कि बेहतरीन डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। तुम नालियाँ बनाओ, तुम सड़कें खोदो, तुम स्कूल चलाओ, तुम अस्पताल चलाओ, और तुम साथ ये जो है इस किस्म के और काम करो, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज़ के असबाब बना। ये था बेसिकली।
ये जो बड़े बड़े काम है ना कि बर्मा के महात पे फौज किसने भेजनी है ये हम करेंगे, टैक्स लगाना है ये हम करेंगे, ये उन्होंने बेसिकली किया था। इसलिए हर डिक्टेटर को ये बहुत सूट करता है कि ऊपर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली ना हो, नीचे लोकल बॉडीज के इलेक्शन चलते रहें और लोग इसी में चलते रहें। इसीलिए 1983 के जो इलेक्शंस थे वो बेस बने थे 1985 के नॉन पार्टी इलेक्शंस का। बल्कि उससे पहले 62 में जो लोकल बॉडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम अयूब खान लेके आया था, वो भी यही था कि एक छोटे लेवल का एक मेंबर होगा, वो मेंबर जो है वो आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद 50,000 इधर से 50,000 उधर से। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर किसी को इख्तियार इसलिए नहीं मिलता कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबर भी वही काम करना चाहते हैं जो काम लोकल बॉडीज के लोग करते हैं। वो भी नालियां बनाना चाहते हैं, वो भी स्कूल खोलना चाहते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल होम बनाना चाहते हैं, वो भी अस्पताल बनाना चाहते हैं, वो भी लोगों को। तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इसलिए आ जाता है कि दोनों को और काम कोई आता नहीं है सिवाय इसके इस तरह का काम किया जाए, और इसमें कमीशन भी बहुत होता है। ठीक है, देखिए कौमी और सूबाई असेंबली वाले लोग जो हैं वो पॉलिसी मेकर हैं, वो कानून बनाने के लिए सिलेक्ट होते, वो तो नहीं होते। इसीलिए वसीम अख्तर भी इसलिए रोता रहा कि क्योंकि जाहिर बात है ऊपर सिंध वाले जो थे कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में जो बैठे हुए थे वो कहते हम पैसे नहीं देंगे, हम पैसे देंगे तो ये काम करेगा, ये काम करेंगे तो ये मकबूल होगा। अच्छा। ये मकबूल होगा तो हमारे मुकाबले में इलेक्शन जीत जाएगा। तो उसको पूरे उसके पास स्वाय झाड़ू देने की और कोई इख्तियार नहीं था। अच्छा। अभी भी हाफिज नईम रहमान आ जाए या पीटीआई से आ जाए या किसी और से, अभी भी इख्तियार नहीं होगा। हाँ, पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो उसको फंड मिलेंगे, वो काम करेगा। अच्छा। तो वो पीपल पार्टी का मेयर वो लाना चाहते हैं ताकि हम जहां पर अपने मेयर को लाएं ताकि आइंदा हम ये शहर जो है हमारा हो जाए। ठीक है हिलाली साहब, सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज के दरमियान इख्तियारात की जंग जो है वो कई बरसों से जारी है, तो आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत इख्तियार अब इफेक्टिवली निचली सतह पर मुंतकिल कर सकेगी? देखिए, एक बात तो ये है ना कि अगर मेयर कराची का इफेक्टिव होना है उसको पैसे चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन चाहिए। और हमारे इस सिस्टम में अगर आप एक पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और दूसरा पार्टी का मेयर है तो आप तो वेस्टेड इंटरेस्ट आपका ये है कि ऐसा काम करो कि ये नाकाम हो जाए, कि ये एक फेलियर हो जाए। ये जो एग्जाम्पल्स दे रहे थे नईमतुल्लाह के बारे में, गबोल का तो खैर अलग बात है, नईमतुल्लाह और कमाल के बारे में, ये दोनों को, एक को मुशर्रफ से कोऑपरेशन मिला और दूसरा एमक्यूएम से मिला, वो एमक्यूएम का बंदा था। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि पीपीपी अगर आ गई, अगर पीपीपी का मेयर है उसका कोई बहाना नहीं होगा कि व्हाई ही डिड नॉट डू। कराची में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, क्या है कराची में? वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड टू लिव इन। भाई कुछ नहीं है इधर। और अगर ये आदमी आके कुछ कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। मगर मेरे ख्याल में ये इलेक्शन, देखिए कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने वोट किया है हमें ये नहीं पता चलता है, मगर लगता ऐसे है 2 बजे तक तो कोई वोट था ही नहीं। 2 बजे तक तो सुनसान थे पोलिंग स्टेशन। बस 2 के बाद ये आप कह रहे 20 और 25, मैं समझता हूं 15% बेस्ट, एट बेस्ट 15%। और कोई पोलिंग स्टेशन में 7 लोग, किसी और ने मुझे 7, 8, 9 का फिगर किया है। देखिए अगर 10% से कम है, मेरे ख्याल में इस इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। 9% रद्द कर देना चाहिए। इसलिए कि वो तो अफगानिस्तान में करते हैं कि अगर औरत को वोट दिया गया है और औरत अगर नहीं आती वोट करने के लिए तो वो रद्द कर देते हैं इलेक्शंस। तो मेरे ख्याल में लुक वी बेटर गेट अ ग्रिप। हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जो मर्जी है, एक आदमी के एम्बिशन पे ये सब चीज हो रहा है, और जो लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने फॉर देयर ओन रीजंस, उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये नहीं चल सकता ऐसे भाई, खुदा के लिए। ये एक फेल्ड स्टेट के तरफ हम जा रहे हैं विद हर्टलिंग स्पीड। वी आर ऑलमोस्ट देयर। कोई कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि अगर ज़रूरी इनपुट्स की दरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म ना की गई तो किसान एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये सब पाकिस्तान पहले ही गंदम और आटे और दूसरी अजनास की किल्लत का शिकार है, तो ऐसे में ज़रूरी लवाजिमात की कमी हमारी फसलों को कितना मुतासिर करेगी? देखिए 1950s में ना दो चीज़ें आई थी पाकिस्तान में, एक आई थी मैक्सी पाक और एक इरी पाक। मैक्सी पाक जो थी वो गंदम की एक ख़ास किस्म थी कि जो अमेरिकन्स ने ख़ास तौर पे वहाँ पर बेहतर यील्ड लेने के लिए, और इरी पाक चावलों की किस्म थी। लेकिन ये हुआ ये कि यील्ड तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये कि हमारी एक तो ज़मीन जो थी वो नाकारा हो गई और उसको खाद मांगने लगी, जो कि एक नेचुरल रूटीन की खाद से होती थी। बीज हमने सारे ख़त्म कर दिए हुए थे, उसे बकायदा ज़बरदस्ती ख़त्म की। दूसरा उसके साथ ये हुआ कि साथ अपनी बीमारियां भी ले गई, जिसके साथ हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत। आपको याद होगा एक लफ्ज़ होता है अमरीकी सुंडी जी, तो अमरीकी सुंडी बेसिकली वो बीमारियां थी, और उससे एक पूरे का पूरा पैराफर्नेलिया जो था ना, वो खाद का, इन सारी चीज़ों का ये मार्केट के अंदर आया, यहाँ बिकना शुरू हुई। DAP आई और बाकी चीज़ें आई, जो खाद, यूरिया खाद आई। ये खाद जो थी, ये आर्टिफिशियल खाद जो थे बनने शुरू हुई यहाँ पर। अच्छा। कुछ पाकिस्तान में बनती थी, कुछ बाहर से इम्पोर्ट होती है, दवाइयाँ सारी की सारी इम्पोर्ट होती थी। तो हमने पूरे का पूरा अपना एग्रीकल्चर सिस्टम जो था इंडिजिनाइज करने की बजाय उसको ख़ास तौर पे डिपेंड कर दिया बाहर की इन चीज़ों के ऊपर। अब जब आपने कर दिया है, अब आप जब ज़मीनें ऐसी हो गई हैं, तो फिर आपका तो पूरे का पूरा मुल्क जो है इस ज़राअत के ऊपर बेस करता है। आपने लोगों को खाना खिलाना है, आपने लोगों को रोटी देनी है, आपने कपास उगानी है, और उस कपास से आपकी जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बनेगी। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 60% आपसे आता है, 40% बाहर से आता है, उससे आप ज़रा बादला कमाना है। तो आप अगर आज वो DAP वगैरह नहीं आते तो उनकी फसलें बेचारों की तबाह हो जाएंगी, वो तो सुंडी खा जाएगी। वो तो अगर वो स्प्रे नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो उनकी तो ना गंदम होगी, ना चावल होंगे, ना गन्ना होगा, ना कुछ और चीज। तो करना क्या चाहती है ये गवर्नमेंट? ये हम सवाल है। हिलाली साहब, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की तगोदो हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान में किसानों को ज़रूरी इनपुट्स दस्तयाब नहीं है, तो फिर हुकूमत जो दावा कर रही थी कि ज़रूरी शोबे की तरक्की देना उनकी तरजीह है, उसका क्या हुआ? देखिए, क्या ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, शरीफ्स के और जरदारीज के, क्या इन्होंने कुछ किया है? 30-40 साल से ये आते रहते हैं टर्न बाय टर्न। मैं आपको बताता हूँ, 6 साल में हमने $6 बिलियन खर्चे हैं व्हीट इंपोर्ट करते हुए, 6 बिलियन। दूसरी बात है, 70% हमारा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बेस है। 70% लोग पाकिस्तान ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एक जमाने में हम हिंदुस्तान को फीड करते थे, पूरे हिंदुस्तान को। अब हम क्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान को नहीं फीड कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। रॉन्ग सीड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सीड डेवलपमेंट बताता है क्रॉप कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, नरिशिंग होगा। बहुत सारे सीड्स हैं जो फेल हो जाते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करें, उसको स्टडी करें, और जो सबसे बेहतर सीड है पाकिस्तान का उसको लाएं और स्प्रेड करें, वाइड स्प्रेड। ये नहीं है कि 4 किस्म के सीड्स व्हीट ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपके पास एक टेस्टिंग सिस्टम होनी चाहिए। दूसरी बात है फर्टिलाइजर। चलिए, औरिया साहब ने कहा हम इंपोर्ट करते हैं, चलिए हम इंपोर्ट करते हैं, शायद करना ही पड़ता है, इसलिए हमारा सॉइल और टॉप सॉइल इतना वीक हो गया है। तो मैं आपको बताता हूं 3 किस्म के फर्टिलाइजर्स। पोटैश 16,000 पर बैग हो गया, किधर 12 या किधर 1,000 और 10,000 और किधर 16,000। दूसरा है अमोनियम फॉस्फेट, 3 गुना हो गया उसका प्राइस, उसको DAP कहते हैं, 3 गुना हो गया, अब 14,000 से ज्यादा रुपया। और तीसरा है यूरिया, और डिमांड जो होता है यूरिया का, इट इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। तो कहने की बात यह है, और यूरिया गैस से बनता है, और गैस की प्रोडक्शन 1 लाख टन से कम हो गई है। तो देखिए, सॉइल का जो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स है आपका, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट और गैस, वो खत्म हो गया है, वो है ही नहीं आपके पास। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये किसी को नहीं पता था? ये किसी को नहीं पता था कि ये शायद हो जाए?
इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए। सर पता होता है प्रायोरिटाइज got नहीं किया जाता, idiots. बस ये मसला है। तरजीहात ही नहीं, Yes. तरजीह सारी Well. सियासत है। यस वेल, आप बड़े काइंड हैं। मैं कहने वाला था इफ यू हैव इडियट्स एट द हेल्म, तो फिर इडियट्स तो क्या पॉलिसी लाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ओरिया साहब, सही। क्या कहते हैं आप, चंद हफ्ते पहले कुछ अहम अशिया की दरामदात के लिए एलसीज खोलने की इजाज़त दी गई थी, उनमें बीज, खादें और पेस्टिसाइड्स भी शामिल थी, ये इत्तलात आ रही थी, तो फिर क्या वजह कि किसान एहतजाज पर मजबूर हो रहे हैं? नहीं, मुझे तो एक बड़ा खौफनाक सी सूरत पेश नजर आ रही है। दवाओं के लिए आप, उनके रॉ मटेरियल के लिए आप एलसीसी नहीं खोल सकते, आप इस वक्त कनोला और उसके लिए एलसी नहीं खोल सकते, आपका डॉलर नहीं है, आपके इस डॉलर 4,000 पे आ चुके हुए हैं, 4 अरब डॉलर पे आ चुके हुए हैं, और आप अब इस वक्त आखिरी ये हो गया कि अब किसान की फसलों के लिए ना खाद है ना ये चीज़ें। वो बात उनकी साहब की ठीक है कि हमने किसी तौर पर भी अपने बीज को अपने इंडिजिनाइज यानी लोकल बीज बनाने की कोशिश ही नहीं की। हम तो आप अंदाज़ा करें कि बीज जो है, एक ज़माने में होता ये था कि किसान अपना गंदम उगाता था और अपना बीज रख लेता था अगले साल के लिए, और एक पूरे का बड़ा सिस्टम जो था उसका चला आ रहा था, और वो पूरे इंडिया को फीड करता था। वही चावल होता था, वो चावल जो था उसको आप देखें, पूरी दुनिया जो है वो वापस जा रही है ऑर्गेनिक फूड के ऊपर, और हमारा तो ऑर्गेनिक फूड का पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो चुका हुआ सही बात है। हमारे पास तो लोकल आपके पास आपका लोकल बीज कोई नहीं है, आपके पास लोकल आपका न गंदम का बीज है, ना कपास का बीज है, ना ये वो सारे बीज हैं जो कि इंजीनियर्ड बीज हैं, जो कि हाइब्रिड बीज हैं, जो कि मैक्सिकन और लेबोरेटरीज में तैयार करके यहाँ लाए गए, तभी तो मैक्सीपाक कहा जाता था। तो वो यहाँ पर लाए गए थे, और उनके साथ आपकी ज़मीन की सॉइल लेवल जो है वो तबाह उसने किया, और साथ आपको खाद की ज़रूरत पड़ी। और वो बात है कि ये सारे लोग जो थे, ये जरदारी साहब जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट था, भुट्टो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उसके बाद ये बाकी सारे जितने लोग भी आते, स्वाय नवाज शरीफ जो था उसको, उसके ख़ानदान को सिर्फ वो जिम्मेदारी नहीं आती थी ना, वो भी बाद में कहते हैं हम बन गए थे, जिम्मेदार बन गए थे, चलो बन गए होंगे। इन्होंने पूरे मुल्क के एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह तबाह करके रखा है कि इन्होंने ख़ास तौर पर इसको एक ट्रेडर कंट्री में तब्दील कर दिया। तो अपनी गंदम बेचो और पैसे कमाओ, वापस जब कमी हो जाए वापस गंदम खरीदो, फिर पैसे कमाओ। बिल्कुल ठीक है। अपने कपास बेचो, पैसे कमाओ, वापस कमी हो जाए फिर वापस खरीदो। यानी इन्होंने बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री को भी और एग्रीकल्चर को भी तबाह किया है, सिर्फ ट्रेडर्स को और कारोबारी लोगों को फायदा पहुंचाने। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे हम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।